टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, इसमें सिर्फ भी दो तीन बातें साफ है कि जिस तरीके से अमेरिका का बर्डन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अपने बेसिस में शिपमेंट्स भेज रहे हैं, आर्म्स भेज रहे हैं, ईरान पे तैयारी हो रही है, तो अमेरिका बड़ा कॉन्शियस है कि यूक्रेन में आप कितना अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे, कितना हथियारों की सप्लाई करेंगे। और इसी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्टोरेज है वो बहुत लो स्टोरेज है। दूसरी बात कि यूक्रेन एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है आर्म्स प्रोडक्शन का, और उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर का आया है कि हम जॉइंट आर्म्स प्रोडक्शन करेंगे। उसमें जो अलाइज हैं, बेसिकली माइनस अमेरिका, वो बात कर रहे हैं, अलाइज के साथ में यूक्रेन में आर्म्स प्रोडक्शन करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रशिया ने उसके जो एनर्जी बेसिस है, जो गैस स्टेशन हैं, उनको टारगेट करना माफी के साथ आपको आप अगर बात एक चीज इस लिहाज से जरा समझाएंगे, जहां नेटो सबमिट होता है और नेटो सबमिट में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस का खतरा नेटो देशों पर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जेलेंस्की की मदद को रोकना ही क्या ट्रंप का वो फैसला है जिसके जरिए वो नेटो के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका पर डिपेंड ना करें, हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें? देखिए, मेरा शुरू से एक सबमिशन रहा है कि ट्रंप बहुत कुछ हद तक रशिया के साथ में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। वो रशिया का जो एक नो लिमिट पार्टनरशिप चाइना के साथ डेवलप हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका ब्रेक करना चाहता है। तो एक सीधा एनिमिटी क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि दबाव यूरोपियन कंट्रीज से आया और जिस तरीके से डील में ट्रंप कूदे और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम है, जो एक अलाई है नाटो का, वो एक तरीके अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रेसिस्ट किया कि आप सीधा यूरोप को साइडलाइन करके डील नहीं कर सकते, और वापस से अमेरिका उनके साथ में जुड़ा और यूरोप को कॉन्फिडेंस में रखा। लेकिन क्योंकि अमेरिका का बड़ा जो टारगेट है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, और साथ ही साथ अभी देखिए मिडिल ईस्ट से उन्होंने इंडो पैसिफिक ले गए, लेकिन वापस से मिडिल ईस्ट की तरफ वो झुक रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो एक जूस लॉबी है अमेरिका में, वो चाहता है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट का भी अपना जो एक कंक्लूड करे जो इश्यूज ईरान में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इस बीच देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर ही जरा वापस लौटते हैं और यूक्रेन के स्लोवियांस्क में जो बड़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस पर यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं अटैक के बाद की। स्लोवियांस्क का यह इलाका जहां यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को बनाया गया निशाना। अब यूक्रेन के पास अगस्त तक हथियार भंडार और अगस्त तक सारी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। अमेरिका आपूर्ति रुकने से युद्ध पर इसका जाहिर सी बात है बड़ा असर हो सकता है, और अगस्त के बाद स्थिति खराब हो सकती है। आपको बता दें, जर्मन टैब्लॉइड बिल्ड के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अगस्त तक सारी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और अमेरिका आपूर्ति रुकने से युद्ध पर असर भी होगा। तो देखिए, खबर अहम है, अमेरिका से नहीं मिलेंगे हथियार, यूक्रेन पर इसका क्या असर पड़ेगा? वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन की कमजोर हो जाएगी, लंबी दूरी की मारक क्षमता घटेगी, युद्ध में जवाबी हमला धीमा हो जाएगा, सैनिकों के मनोबल पर तो असर पड़ना शुरू ही हो गया है, यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा, यूक्रेनी लॉजिस्टिक सप्लाई बाधित होगी, रूस को जाहिर है इसका फायदा होगा, रूस को बढ़त मिलेगी, रणनीतिक फैसलों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, शांति वार्ता का दबाव भी बढ़ेगा, ज़ेलेंस्की राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस वक्त जो रुख नजर आ रहा है यूरोप का, जो रुख नजर आ रहा है इस जंग को लेकर अमेरिका का, उसे आप कैसे देखेंगे? अमेरिका हाथ पीछे खींचने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जब आप जाइए तो अमेरिकी हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। यूरोप में एक तरह का द्वंद्व नजर आ रहा है कि वो इस जंग में यूक्रेन के साथ भी है, लेकिन उस तरह से मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी बना हुआ ईरान, वैसे यूरोप
में आज की डेट में किरकिरी बना हुआ है रशिया, और रशिया को मार्जिनलाइज यूरोप में कैसे करना है, इसी की जद्दोजहद के तहत ये लड़ाई इतने दिनों तक चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा आप मत पढ़िए, क्योंकि इनके स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जब इनको मिनरल डील साइन करानी थी उसके पहले भी इन्होंने हथियार बंद कर दिया था यूक्रेन का। जैसे मिनरल डील साइन हुआ, सप्लाई हुई हथियारों की, और फिर से यूक्रेन जंग में वापस आ गया। तो किस एक्सटेंट तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे स्टिक करते हैं, किस एक्सटेंट तक वो हथियारों का सप्लाई बंद करेंगे यूक्रेन को, ये देखना होगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ये लड़ाई एक डिफरेंट मुहाने पे पहुंची हुई है। रशिया का जो प्रभुत्व है नाटो कंट्री या यूरोप में बरकरार है, इसकी लड़ाई पुतिन लड़ रहे हैं, और उसमें उन्होंने मोहरा बनाया है यूक्रेन को, और यूक्रेन को कहीं ना कहीं वो अपना एलाई बना के रखना चाहते हैं, बेलारूस की तरह रखना चाहते हैं। लेकिन वो होता हुआ इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जेलेंस्की की जो महत्वाकांक्षा है, जेलेंस्की का जो सोच है, वो पुतिन को चैलेंज करता है। और जो जहां तक यूरोपियन कंट्री, आप फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, कोई नहीं चाहता है कि पुतिन उस लेवल पे राइज करके आए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको एक कहीं ना कहीं एक तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर है पुतिन के लिए। वो कहते हैं बहुत अच्छी लीडर दोस्ती है, लेकिन जब एक्शन में आता है तो वो भी वही काम करते हैं जो कि बाकी यूरोपियन नेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक फॉल्स फ्रंट सामने पोज करते हैं। और साथ में देखिए, ये युद्ध रोकना है तो उनको इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। हथियार की अगर वो सप्लाई बंद करती तो डेफिनेटली ये युद्ध का अंत होगा और दोनों को टॉक टेबल पे लाया जा सकता है। क्या फ्यूचर होगा, क्या जो रशिया है वो चारों स्टेट को वापस करेगा, नहीं करेगा, मिनरल डील का क्या फ्यूचर होने जा रहा है, यूक्रेन कैसे एग्जिस्ट करेगा, जेलेंस्की रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तमाम चीजें हैं। चारों की आपने बात की, उन्हीं में से एक डोनेट्स्क में फिलहाल यूक्रेन का एक और बहुत बड़ा हमला हुआ।